तो नमस्कार। एक बार फिर आगे जो हम क्लैरिफिकेशन बचे हुए हैं पार्ट 3 में वो करते हैं। ये एक क्लैरिफिकेशन बोर्ड ने इशू किया है। हालांकि मैंने आपको बता दिया था जो मेन सर्कुलर में था कि ट्रेनिंग पीरियड काउंट नहीं होगा। प्री अपॉइंटमेंट जो ट्रेनिंग रेलवे में मैक्सिमम होती है, स्टेशन मास्टर कमर्शियल मैक्सिमम जगह प्री अपॉइंटमेंट ट्रेनिंग होती है, इंक्लूडिंग जेई और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में भी। तो उसमें सरकार ने बोला है कि ट्रेनिंग पीरियड काउंट नहीं होगा जिस दिन वो रेगुलर ज्वाइन करता है। इसके ऊपर क्लेरिफिकेशन रेलवे बोर्ड ने मांगा था ग्रांट ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन अंडर एमएससीपी टू एम्प्लॉइज ट्रीटमेंट ऑफ पीरियड ऑफ ट्रेनिंग। ये एनएफआई ने कुछ क्वेरी किया था, उसमें इन्होंने बोला था कि हमने एक नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे को रिप्लाई किया था, उसकी कॉपी हम दे रहे हैं। ये रेलवे बोर्ड की कॉपी है। इसमें ये एनडब्ल्यूआर को लिखा रेलवे बोर्ड ने कि अशोचित सुनिश्चित करियर प्रोग्रेशन योजना के तहत वित्तीय अपग्रेडेशन का लाभ प्रदान करने हेतु उपरोक्त इसमें यही पूछा गया था ट्रेनिंग पीरियड को काउंट करना है नहीं करना। उपरोक्त पत्र में उठाए गए विषय पर एनएफआई द्वारा भेजे गए पत्र के आलोक में पुनः विचार किया गया और यह स्पष्ट किया गया कि ऐसे मामलों में कर्मचारी को एमएसपी स्कीम के तहत वित्तीय उन्नयन का लाभ देने हेतु सेवा की गणना अवधि में कटौती के उपरांत पद ग्रहण करने की तिथि से की जाती है। हालांकि ये प्रशिक्षण अवधि तो यहाँ लिखना चाहिए मेरे ख्याल से। प्रशिक्षण अवधि प्रशिक्षण मिस है, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन ऑलमोस्ट यही निकलता है कि एमएसपी के लिए जो भी ट्रेनिंग पीरियड है उसको माइनस करके उपरांत पद ग्रहण करने की तारीख से जिस दिन बंदा जो है एक्चुअल ज्वाइनिंग करता है ट्रेनिंग कंप्लीट करके सक्सेसफुल ट्रेनिंग करने के बाद वहां से ही एमएससीबी स्कीम स्टार्ट होगी। ये क्लेरिफिकेशन ट्रेनिंग पीरियड को काउंट करने पर रेलवे बोर्ड ने 2013 में निकाला था। तो मैंने कहा इसको एक बता दूं। इसके बाद एक रेलवे बोर्ड ने क्लेरिफिकेशन एक और निकाला 2014 में, इरोनियस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एमएससीपी। एमएससीपी स्कीम को गलत तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा था, जिसमें कहा गया था इट इज ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ बोर्ड्स ऑफिस थ्रू इट्स विजिलेंस डिपार्टमेंट ने कुछ ऑब्जेक्शन केसेस बनाए थे that on some of the railway third financial obligation under MSCP scheme is being allowed on completion of 20 years service from the first promotion. Considering dream second MSCP of the concerned employee will be well before 1908. कुछ ऐसे मामले जब नया नया एमएससीपी आया था तब ये होता कि लोग 90 में अपॉइंट हुए थे, 88 में अपॉइंट हुए थे, उनको पहला प्रमोशन मिल गया था 90 में, और वहां से उन्होंने 10-20 साल सीधा पकड़ लिया फर्स्ट 30 साल करने के लिए, फर्स्ट प्रमोशन से 20 साल। तो मैं बता दूं रेलवे बोर्ड की जो पॉलिसी है एमसीपी की वो ये है कि अपॉइंटमेंट से 10 साल पे पहला, अपॉइंटमेंट से 20 साल पे दूसरा, अपॉइंटमेंट से 30 साल पर तीसरा। एक तो ये होगा, या लास्ट जो भी एमएससीपी है, अगर सेकेंड एमएससीपी देना है आपको तो या तो लास्ट प्रमोशन एमएससीपी से 10 साल होना चाहिए, लेकिन लास्ट एमएससीपी से 20 साल का कोई रेलवे बोर्ड की पॉलिसी नहीं है। तो लेकिन ऐसे कुछ जगह देखे गए थे, मैंने खुद ने भी देखे जिसमें लास्ट प्रमोशन जो पहला प्रमोशन हुआ था, क्योंकि 90 स्कीम जो आई थी एबीसीपी 2001-9-2008 को आई थी, तो ऐसे कुछ मामले हुए थे जहां पर 1-9-2008 को कईयों के फर्स्ट प्रमोशन से 20 साल हो रहे थे। यानी 8 का मतलब ये हो गया आपका 88, 98-98 8। तो कई बार ऐसा हुआ था लोगों को कि 86 में भर्ती हुए थे और 88 और 89 में उनको फर्स्ट प्रमोशन मिल गया था, उसके बाद नहीं मिला जो भी रहा, और सीधा तो उन्होंने कैलकुलेशन लगाया कि यहाँ से 20 साल होते हैं और सीधा 2009 में 20 साल पकड़ के दे दिया था प्रमोशन। तो वो एक्चुअल में गलत है, तो उसी को रेलवे बोर्ड ने बताया इसमें। अब एक और इम्पोर्टेंट जो था कि कई लोग विदाउट पे जैसे जाते हैं, छुट्टी जाते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ईओएल पे जाते हैं। हमारे यहाँ रेलवे में एलडब्ल्यूपी हम बोलते हैं इसको चालू भाषा में। ऑफिशियल जो हमारा जो लीव रूल चैप्टर 5 है आईआरएसी का, उसके अंदर उसके हिसाब से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है। उसमें कहा गया बोर्ड ने कि रेफरेंसेस हैव बीन रिसीव्ड इन बोर्ड्स ऑफिस सीकिंग क्लैरिफिकेशन एज टू वेदर extraordinary leave EOL without medical certificate is to be taken into account for purpose of MSCP। की EOL जो लिया जाता है मेडिकल सर्टिफिकेट बिना, विद मेडिकल सर्टिफिकेट तो जैसे आपको मालूम होगा क्वालिफिकेशन में काउंट होता ही है, लेकिन विदाउट मेडिकल सर्विस मेडिकल सर्टिफिकेट के अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव लिया है तो क्या वो एमएससीपी की पर्पस में काउंट होगा। तो इसमें रेलवे बोर्ड ने क्लेरिफिकेशन दिया है, द इश्यू हैज बीन एग्जामिन्ड इन कंसल्टेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग and it is clarified that unless the competent authority has specifically decided to exclude the period from the counting of regular service, EOL period without medical ground duly sanctioned by the competent authority will also be counted as regular service for the purpose of grant of financial accommodation under MSP। यानी कि कहा गया है कि अगर competent authority स्पेसिफिकली अगर मना किया है किसी कारण से, किसी रीजन से, जनरली तो ये लिखा है लेकिन
मना हम करते नहीं कभी भी, लेकिन रेलवे बोर्ड ने की जो भाषा है उसको समझाना मेरा काम है। रेलवे बोर्ड ने बोला कि अगर कंप्यूटर अथॉरिटी किसी स्पेशल रीजन से अगर डिसाइड किया है कि उस पीरियड काउंट नहीं करेंगे, उसके लिए फिर आपको वो स्पीकिंग आउट देने वाली बता देती है कि क्यों रीजन है, नहीं तो फिर लिटिगेशन आता है। तो अगर स्पेसिफिकली बाय गिविंग स्पीकिंग ऑर्डर अगर उसने मना किया है कि पीरियड को काउंट नहीं किया जाए है तो फिर नहीं होगा। बाकी नॉर्मल केस में अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव जो है सैंक्शन आपने कराई, सैंक्शन मैं बताऊं इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एलडब्ल्यूपी सबकी लीव अकाउंट में लगती रहती है, हम जनरली एब्सेंट नहीं लगाते हैं, नहीं तो ब्रेक इन सर्विस वाला मामला आता है तो हम एलडब्ल्यू लगाते हैं, एक्सटर्नल लीव लगाते हैं, लेकिन सैंक्शन नहीं होती। तो वो जो सैंक्शन नहीं है वो आपको काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर किसी ने सैंक्शन करा के गया बंदा या आने के बाद सैंक्शन करा दी है उसको एक्सटर्नल लीव, तो फिर वो सर्विस जो है एमएससीबी के बस में सर्विस काउंट होती है। ये एक क्लेरिफिकेशन हमारा और हुआ। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ग्रांट ऑफ फाइनेंशियल अपग्रेडेशन एमएससीपी चीफ मेट्रन कैटेगरी। ये मेट्रन कैटेगरी के बारे में अभी इसमें मैं चाहता हूँ फाइनल जो डिस्कशन आया है उसमें हम बात करते हैं उसी में। तो अभी यहाँ टाइम ना खराब करके मैं आगे चलता हूँ। ये एक और दोबारा क्लेरिफिकेशन रेलवे बोर्ड ने वेस्टर्न रेलवे को दिया था, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रेनिंग पीरियड इज रेगुलर सर्विस फॉर द पर्पस ऑफ एमएससीपी। ये एक बार और ट्रेनिंग पीरियड का दोबारा रेलवे बोर्ड हेडक्वार्टर वेस्टर्न रेलवे ने भी मांगा था 16 में। तो इसमें लिखा हुआ है इन द कंटेंट्स ऑफ इश्यू रेफर्ड वाइड वेस्टर्न रेलवे लेटर अंडर रेफरेंस इट इज स्टेटेड दैट इन टर्म्स ऑफ पैरा 9 ऑफ एनेक्सर टू रेलवे बोर्ड्स लेटर RB 101/2009, regular service for the purpose of MSP is to be counted from the date of joining of post in direct integrate on regular basis. That the service rendered on ad hoc contract basis before regular appointment on pre-appointment training shall not taken into account for the purpose of MSCBC। इसमें भी वही बात रिपीट की जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि इन्होंने वापस रेलवे बोर्ड में 101/2009 का हवाला दिया। उसमें ये कहा गया है कि हम ऑलरेडी पहले कह चुके हैं कि जिस दिन कर्मचारी जो होगा एक्चुअल ज्वाइनिंग करेगा रेगुलर बेसिस पे, तो रेगुलर बेसिस पे ज्वाइनिंग करने के बाद वहीं से उसकी सर्विस काउंट होगी। और रेगुलर सर्विस ज्वाइन करने से पहले का जो पीरियड है वो चाहे एडॉक पीरियड है या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या प्री अपॉइंटमेंट ट्रेनिंग है, यानी ट्रेनिंग का जो क्वेश्चन वेस्टर्न रेलवे ने भी पूछा था तो उसमें साफ मना कर दिया है कि वो पीरियड जो है शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ एमएससीपी स्कीम। तो मेरे ख्याल से इस क्लेरिफिकेशन के बाद, ये वीडियो देखने के बाद लोगों को ये पिक्चर क्लियर होगी है कि अपॉइंटमेंट से पहले जो ट्रेनिंग हमारे रेलवे में प्री अपॉइंटमेंट ट्रेनिंग होती है उस पीरियड को आपको काउंट नहीं करना है। तो ये जरा आप ध्यान दे रहे हैं। From the above section, it is evident the period of pre-appointment training prior to actual joining of the post cannot be counted for the purpose of। यहाँ क्लियर रेलवे बोर्ड ने डिसीजन दे दिया है कि आपको ट्रेनिंग पीरियड काउंट नहीं करना है, जिस दिन से रेगुलर ज्वाइनिंग होगा वहां से ही काउंट होगा। अगला जो है ये लेटर है, ये 2016 में आया था। ये 19/12/16 ये पे कमीशन की रिकमेंडेशन है। और उसमें रिकमेंडेशन में वही बात रिपीट की है कि एमएससीपी में जो स्कीम थी वो 10-20-30 साल वो कंटिन्यू रहेगी। मैं जैसे बता चुका हूँ मैक्सिमम एचईजी ग्रेड तक को मिलेगा, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। और वो चीज यहाँ रिपीट की है। इसमें जो चीज चेंज की है वो थी अपनी बेंचमार्क फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर प्रमोशन एंड फाइनेंशियल अपडेशन अंडर एमएसपी टू बी एनहांस्ड फ्रॉम गुड टू वेरी गुड। इसमें जो बेंचमार्किंग है 7th पीसी में जो एमएससीपी कनेक्शन में लगभग सारे रूल वही हैं। एक ही रूल जो मेरे ख्याल से चेंज किया है वो है बेंचमार्क। इन्होंने 7th पे कमीशन में गुड से वेरी गुड को एनहांस कर दिया है, पहले जो गुड था। और ये बता दिया है कि ये जो है these changes will come into effect from 25th जुलाई 2016। ये एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुड को वेरी गुड कब से किया था, किस तारीख से वो लागू होता है। तो 25 जुलाई यानी 25/7/2016 से लागू होगा बेंचमार्क। ये रेलवे बोर्ड ने क्वेश्चन क्लेरिफिकेशन इसमें दिया हुआ है। अब हम आगे चलते हैं इसमें। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो नर्सिंग की मैं बात कर रहा था वो यहाँ आ गया है। ये 2018 में रेलवे बोर्ड ने निकाला। ग्रांट ऑफ ग्रेड पे 66 पीबी टू नर्सिंग पर्सनल दैट इज स्टाफ नर्स सिस्टर मेट्रन्स अंडर थर्ड एमएससीपी। थर्ड एमएससीपी के बारे में निकाला है। तो स्टाफ साइड जो भी यूनियंस जो थी एनएफआई एरफ हैड डिमांडेड द ग्रांट ऑफ थर्ड फाइनेंशियल एवोल्यूशन इन ग्रेड पे 66। यूनियन दोनों यूनियन ने नर्सिंग सिस्टर को जो नर्सिंग पर्सनल थे उनको बोला है कि भाई इनको जो है 66 ग्रेड पे मिलना चाहिए थर्ड एमएससीपी में। और उस पे फिर रेलवे बोर्ड ने क्लेरिफिकेशन निकाला था, दोज स्टाफ नर्स नर्सिंग सिस्टर्स मेट्रन्स चीफ मेट्रन्स हु हैव बीन awarded first and second financial obligation under ACP
इन द हियरकी पे स्केल अप टू 55 and 6500 up to 31/8/2008 may be granted a replacement grade pay of 48 and 54 PB. Therefore, third financial updation under MSCP scheme, if granted to those category official, may be revised to 60. इसमें रेलवे बोर्ड ने पहली बार इस चीज को अभी तक तो मना कर रखा था रेलवे बोर्ड ने, इससे पहले जितने 2014 में क्लेरिफिकेशन आया और कई बार क्लेरिफिकेशन आया उसमें सब में मना किया है कि नहीं। पहले मैं नर्सिंग स्टाफ का एबीसी जरा दिखा देता हूँ आपको। ये हमारा नर्सिंग स्टाफ का एबीसी है। नर्सिंग स्टाफ का ये नीचे से यहाँ से आता है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट लेवल 7 में इनका अपॉइंटमेंट होता है। 100% डीआर कोटा है यहाँ पर, और ये 46 ग्रेड पे लेवल 7। फिर नेक्स्ट इनका प्रमोशन होता है 100% जो इनकी सुटेबिलिटी है इनकी, और ये 48 ग्रेड पे लेवल 8 आता है इसमें, और लेवल 8 से इनके पास सीधा लेवल 10 में जाते हैं ये लोग 54 ग्रेड पे, जो लेवल 10 है हमारा। ये भी पूरा 100% सीनियरिटी कम सुटेबिलिटी है। और उसके बाद ये नेक्स्ट जो इनका प्रमोशन होता है एएनओ, ये गजेटेड ऑफिसर का है, ग्रुप भी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये भी लेवल 10 है। तो पहले जो क्लेरिफिकेशन थे 2014 से जो क्लेरिफिकेशन आया 18, इन सब में ये क्लेरिफिकेशन थे कि ये इनिशियल अपॉइंटमेंट है, तो पहला इनका जो अगर प्रमोशन मिलेगा तो लेवल 8 में मिलेगा, 7 से 8, एमएससीपी भी 8 में मिलेगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को लेवल 8 को अगर एमएससी भी देना है सेकंड, तो फिर वो लेवल 9 में जाएगा। हमारी जो पॉलिसी है कि नेक्स्ट लेवल में जाता है, लेवल जो हायरार्की उसमें जाएगा ग्रेड पे, ना कि इसमें प्रमोशनल हायरार्की में जाएगा। तो अगर सीनियर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, अगर कोई भी नर्सिंग एम्प्लॉय है, अगर मान लीजिए उसका अपॉइंटमेंट लेवल 7 में हुआ है, उसके बाद कोई प्रमोशन ही नहीं मिला उसको 30 साल तक, तो लेवल 7 के बाद पहला एमएससीपी लेवल 8 में, दूसरा लेवल 9 में, तीसरा लेवल 10 में, ये एमएससीपी आता है। और अगर उसको एक प्रमोशन मिल गया सीनियर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट जो कि लेवल 8 में, उसके बाद अगर 2 एमएससीपी आते हैं तो लेवल 9 और लेवल 10 में आते हैं। लेकिन ऐसे इसमें स्पेशल केस में बताया गया, पहले मैं रिपीट कर दूं कि लेवल 8, लेवल 7, लेवल 8, लेवल 10, 9 नहीं है प्रमोशनल हायरार्की में, और सीधा गजेटेड का लेवल 10 है। ये इनका जो है प्रमोशनल हायरार्की है। यहाँ से फिर हम इनके चलेंगे अपने इसमें। तो इसमें ये बोला गया है, जो बेनिफिट देने की बात की, पहली बार रेलवे बोर्ड ने 2018 में नर्सिंग स्टाफ को बेनिफिट दिया और कहा कि अगर कोई नर्सिंग स्टाफ है और उनको अगर 2 एसीपी मिला है 5500-6500 में 31/8 से पहले अप टू 31/8 में भी ग्रांटेड रिप्लेसमेंट। इनको बोला है कि अगर 2 एसीपी किसी ने ले लिए हैं, 2 एसीपी, एमएससीपी नहीं बोला मैं, ये थोड़ा क्लियर कर दूं, क्योंकि 31/8 से पहले एमएससीपी था भी नहीं, तो ऑब्वियसली एमएससीपी का सवाल ही उठता है। अगर 2 एसीपी एश्योर कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम के तहत 2 लाभ अगर मिले हैं, फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिले हैं, वित्तीय उन्नयन अगर प्राप्त हुए हैं 31/8/2008 से पहले, तो उनको जो है 6600 दिया जाएगा 5400 की जगह। यानी कि ये समझ लीजिए कि 31/8 से पहले उनकी 24 साल की सर्विस ओबीसी हो चुकी होगी। तो आज की तारीख में तो मुझे उम्मीद नहीं है कि कोई भी जो महिला होगी, जो नर्सिंग सिस्टर, जेंट्स भी हो सकता है नर्सिंग सिस्टर में, जिनको शायद ब्रदर बोलते हैं, तो वो 2 एसीपी लेने के बाद, तो 24 साल की सर्विस के बाद, फिर नेक्स्ट 6 साल के बाद उनको जो मिलेगा वो 6600 मिलेगा, ये कहा गया है पहले पैराग्राफ में। बाद में मैं बता दूं, हालांकि लेटर में बताऊंगा। इसमें अभी और मॉडिफाइड रेलवे बोर्ड ने किया है रिसेंटली, 9/11 का लेटर है, जिसमें यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकंड फाइनेंशियल अपडेशन ऑब्लिक प्रमोशन डाला है। तो इसमें ये प्रमोशन नहीं था, इसलिए हमने पहले मना किया है, अहमदाबाद में भी। और अब रेलवे बोर्ड ने मॉडिफाई करके फर्स्ट एंड सेकंड प्रमोशन ऑब्लिक अपग्रेशन दिया है, उसको फिर 6600 देने की बात की। यानी 31/8/2008 से पहले किसी को 2 प्रमोशन मिले हैं, तो उसको थर्ड एमएससीपी जो है देना है 6600 में। ये पॉलिसी आगे आई है, मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल तो मैं इसको समझा देता हूँ। यहाँ तो सिर्फ इतना कहा गया है कि अगर 2 एसीपी ले चुका है 31/8 से पहले, तो उसको 6600 देना है। बी में कहा गया है कि दो स्टाफ नर्स, नर्सिंग सिस्टर, चीफ मेट्रेंस हु हैव बीन ग्रांटेड 1 एसीपी, जिसको एक ही मिला है 31/8 से पहले, तो मे बी प्लेस्ड इन द रिप्लेसमेंट ग्रेड पे ऑफ 48 and 54। इसमें ये कहा गया है कि अगर किसी को एक एमएससीपी मिला है 4800 का, तो उसको फिर जो है लेवल 9 में 54 और लेवल 10 54 मिलेगा। यानी अगर तो यहाँ नर्सिंग कैटेगरी स्पेशल एक केस है, बता दूं आपको। इसके अंदर नॉर्मल जो रूल है उसको पहली बार तोड़ा गया है मेरे हिसाब से, और पहली बार ये कहा गया, बाकी सब में तो ये कहा गया आपको जो प्रमोशनल हायरार्की है उसी में ही मिलेगा। अगर प्रमोशनल हायरार्की में सेम ग्रेड पे में प्रमोशन है, जैसे कि इसमें लेवल 10 में प्रमोशन है, तो सिर्फ एक नर्सिंग में ही ये रूल को तोड़ा गया है, और बाकी में तो हम रूल फॉलो करते हैं। तो क्या जो तोड़ा गया उसको, वो भी सिर्फ
एक्सेप्शनल केस में, और वो भी सिर्फ उनके लिए जो 31/8/2008 से पहले एमएससी एसीपी लिए हुए, जिन्होंने 2 एसीपी लिए हैं। जिन्होंने एक लिया उनको फिर वापस वही कहा गया है कि उनको 4800, 5400, या फिर हम बोलते हैं लेवल 8, लेवल 9 और लेवल 10। और तीसरे में बताया गया ऑल द रिमेनिंग स्टाफ नर्स, नर्सिंग सिस्टर, मेट्रन, चीफ मेट्रन हु आर ग्रांटेड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर एसीपी मे बी ग्रांटेड नेक्स्ट हायर पे। इसमें वही बात की है, बाद में जो लोग आए हैं, जितने भी अभी करंट में जो लोग आ रहे हैं, नए भर्ती हो रहे हैं, उन सबके लिए वही सिस्टम है जो मैंने एबीसीसी बताया अभी बताया था इसमें, कि अगर लेवल 7 में आते हैं तो अगर एमएससी मिलेगा लेवल 8, 9, 10 मिलेगा, या इसके हिसाब से मिलेगा। लेवल 10 से ऊपर नहीं जाएंगे जो करंट में जो भी है, जो भी, या पुराने में भी जिन्होंने 31/8 से पहले एक ही एसीपी लिया है। तो ये एक्सेप्शनल केस जो है, वन टाइम जो बेनिफिट दिया है वो सिर्फ उन्हीं के लिए दिया हुआ है इस लेटर के हिसाब से। तो जो 2 एसीपी ले चुके, आगे फर्दर में और बात करूंगा, तो ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये एक लेटर और आया है जिसमें आपको जैसे मालूम होगा कि हमारे स्टेशन मास्टर जो ये सॉरी सेक्शन कंट्रोलर का, ये स्टेशन मास्टर का भी सर्कुलर बाद में आएगा। फाइनेंशियल अपग्रेडेशन टू सेक्शन कंट्रोलर इग्नोरिंग द प्रमोशन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ स्टेशन मास्टर टू सेक्शन कंट्रोलर 42। इसमें बता दूं, ये कहा गया है द इश्यू रिगार्डिंग ग्रांट ऑफ फाइनेंशियल अपग्रेडेशन टू सेक्शन कंट्रोलर इग्नोरिंग द मूवमेंट फ्रॉम द पोस्ट ऑफ स्टेशन मास्टर टू सेक्शन कंट्रोलर हैज बीन अंडर कंसिडरेशन of board for some time. It has been decided the appointment to the post of section controller 42, 55, 100, 900 from the post of station master 42 to be treated as leadership state of promotion and therefore should not be reckoned. ये मैं बता दूं कि स्टेशन मास्टर से जो प्रमोशन होता था, एबीसी जाती थी, सेक्शन कंट्रोलर जो भी थे वो स्टेशन मास्टर, गार्ड, और एक दूसरी कैटेगरी है मुझे याद नहीं आ रही, उसमें 3 कैटेगरी से लोग जाते हैं सेक्शन कंट्रोलर में। स्टेशन मास्टर जो था वो पहले 5000 और 5500 जाता था, दोनों से लोग जाते थे। 55 सेक्शन कंट्रोलर जो होता है 5500 ग्रेड है ना, 5500 होता था। 6 पीसी में 4200 और 4200 हो गया। चूंकि सेम ग्रेड पे में था, तो सेम ग्रेड पे में जाने पे जो है इनको पे फिक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता था, और अभी भी शायद नहीं मिलता है इनको। तो इसमें ये इश्यू था कि आपको, लेकिन जो लोग गए हैं उनको एमएससीपी के पर्पस में एक अपग्रेडेशन, एक प्रमोशन मानते थे। ये इश्यू यूनियन ने या लोगों ने जो भी उठाया मामला, तब रेलवे बोर्ड ने डिसाइड किया कि ठीक है, जो है चूंकि इसमें एक लैटरल शिफ्ट होता है, प्रमोशन इसको नहीं माना गया, और रेलवे बोर्ड ने यहाँ पे भी एग्जामिशन दिया और माफी दिया कि ठीक है, ये डिसाइड करते हैं कि जो भी स्टेशन मास्टर हैं वो 42 के स्टेशन मास्टर अगर सेक्शन कंट्रोलर 42 में जाते हैं, सेम जीपी होने की वजह से इसको प्रमोशन माना नहीं जाएगा, इसको ऐसा कहा गया। लेकिन इसमें एक उन्होंने कंडीशन डाल दी, however in case where benefit of fixation under rule 1313 R2 has already been extended on from appointment to appointment as section controller from the post of station master, treating the same as promotion, this should be reckoned from the purpose of MSCP so that double benefit of promotional pay fixation and MSCP avoided। इसमें एक क्लास डाल दिया है, कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन डाल दी कि अगर स्टेशन मास्टर जो ऐसा 42 है, उससे जो कंट्रोलर जो गए वहां अगर उनको पे फिक्सेशन बेनिफिट मिला है, तो फिर इनको एक प्रमोशन माना जाएगा, क्योंकि फिर ये एक डबल पे फिक्सेशन का मामला होता है। तो उसके बारे में एक जानकारी दे दूं कि इसमें 2 तरह के मामले बनेंगे। वो बंदे जो होंगे जो 6 पे कमीशन में मास्टर से सेक्शन कंट्रोलर बने, और एक वो लोग होंगे जो 6 पे कमीशन से पहले गए हुए। तो 6 पे कमीशन के बाद यानी 2006 के बाद जो लोग गए हुए हैं वो 42 टू 42 में गए हुए हैं, और 6 पे कमीशन के रूल के हिसाब से प्रमोशन, इस प्रमोशन में फिक्सेशन बेनिफिट 95/30 जो निकाला था रेलवे बोर्ड में, उसमें काफी सारी कैटेगरी थी, जैसे सीनियर टेक्नीशियन से जेई और एएनओ वाला भी था, और रनिंग का भी था उसमें, लोको पायलट और गार्ड का, लेकिन मास्टर कैटेगरी नहीं थी। यानी कि 95/13 के हिसाब से, पॉलिसी के हिसाब से, मास्टर से सेक्शन कंट्रोलर जो बनते हैं उनको प्रमोशनल बेनिफिट में फिक्सेशन बेनिफिट नहीं दिया था। तो 2006 के बाद अगर किसी को दिया भी है किसी रेलवे में, वो गलत दिया हुआ है, वो मेरे ख्याल से विड्रॉ होना चाहिए। पॉलिसी हिसाब से नहीं था, तो 6 पे कमीशन में जो भी लोग सेक्शन कंट्रोलर में गए हुए हैं वहां वो प्रमोशन इग्नोर किया जाएगा, प्रमोशन नहीं माना जाएगा। लेकिन 5th पे कमीशन के अंदर सेक्शन कंट्रोलर जो थे, वो जहां तक मेरी जानकारी है, मैं अपने अदर गैस के बाद बता रहा हूँ कि 2 स्केल होते थे, 5000 और 5500, और दोनों के दोनों ही कंट्रोलर बनते थे। तो जो 5000 से 5500 में जो जाते थे उनको शायद फिक्सेशन बेनिफिट मिलता था, लेकिन 5500 से जो 5500 जाते थे शायद वहां नहीं मिलता था। तो वहां ये देखना पड़ेगा, उससे पहले जो भी थे
फिफ्थ पे कमीशन है, फोर्थ पे कमीशन है कि अगर उनको फिक्सेशन बेनिफिट मिला है, जनरली तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम को मिला होगा फोर्थ पे कमीशन, फिफ्थ पे कमीशन में, तो अगर मिला है तो प्रमोशन माना जाएगा, और नहीं मिला है फिक्सेशन बेनिफिट ड्यू टू सेम स्केल वगैरह जो भी रीजन रहा, तो फिर वो प्रमोशन नहीं माना जाएगा एमएससीपी से। ये एक इम्पोर्टेंट सर्कुलर है इसके अंदर। ये वही सर्कुलर जो मैं बता चुका हूँ, 25 जुलाई से बेंचमार्क जो है गुड से वेरी गुड हो गया है। और इसमें कुछ एक क्लेरिफिकेशन किसी ने मांगा था कि अगर किसी का जो 2016 से पहले जिनका एमएससीपी देना है उनको तो ठीक है, आपने गुड में दे देंगे, लेकिन कुछ ऐसे केसेस होंगे जो 2017 या 18 में जो ड्यू हो रहे होंगे, तो उसमें एक दो सीआर जो होंगे 2015 के होंगे, और एक दो सीआर, एक सीआर बाद आगे बाद 2016 के बाद का होगा, तो उसमें क्या करना है। तो इसमें बोर्ड ने क्लेरिफिकेशन निकाला है कि अगर 2016 के पहले का भी एक आध साल अगर जुड़ता है उसके अंदर, तो गुड को भी वेरी गुड माना जाएगा, ये इसमें कहा गया है। अगर आपको किसी का एमएससीबी 2017 में ड्यू हो रहा है, या 25/7/16 के बाद ड्यू हो रहा है अगर, और उसकी वजह से उसको पिछला सीआर 2015 का 14 का लेना पड़ रहा है, तो उस सीआर को गुड है तो उसको इक्विवेलेंट टू वेरी गुड माना जाएगा। ये रेलवे बोर्ड का 2019 का सर्कुलर है। ये हम जो है डिटेल गाइडलाइंस में आपको बता चुका हूँ, शायद वही गाइडलाइंस है। आगे वापिस इसको हम स्किप कर देते हैं। अब ये स्टेशन मास्टर का भी एक इम्पोर्टेंट है, जैसे है ये बता दूं मैं आपको स्टेशन मास्टर कैटेगरी में, कि स्टेशन मास्टर कैटेगरी जो था उसमें पहले इनिशियल जो रिक्रूटमेंट ग्रेड था वो 2800 ग्रेड पे, यानी लेवल 5, उसके बाद लेवल 6 42, एंड उसके बाद लेवल 7 46 था। 7 पे कमीशन में रेलवे बोर्ड ने 28 जो ग्रेड पे था इनिशियल रिक्रूटमेंट ग्रेड, उसको अपग्रेड करके 42 मर्ज कर दिया, तो इनिशियल रिक्रूटमेंट ग्रेड जो होगा एक एक 2016 से मिनिमम जो स्केल हो गया वो 42 हो गया है। इस पे दोनों यूनियन ने अपनी बात रखी और कहा कि आप इनिशियल अब 42 माने, जो तो 28 से जो 42 वाला जो जिन लोगों ने प्रमोशन लिया उसको इग्नोर किया जाए। तो इसमें रेलवे बोर्ड ने बोला है कि इग्नोर का जो बेनिफिट है वो 16/2/18, मैंने 16, हालांकि पे कमीशन तो एक एक 16 से आ गया था, तो एक एक 16 से बेनिफिट नहीं दिया गया। कोई भी कर्मचारी है अगर आज की तारीख में मान लीजिए अगर किसी भी स्टेशन मास्टर का एमएसबी करेंगे, आज की तारीख में ड्यू हो रहा है, तो 2800 से 4200 का जो प्रमोशन है उसको इग्नोर किया जाएगा, प्रमोशन नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर 2018 से पहले का मामला ड्यू हो रहा है, किसी का 2017 में ड्यू हो रहा है, तो फिर उसको प्रमोशन जो है 10 20 30 साल जो 2017 को हो रहे हैं, तो 2800 से 4200 को प्रमोशन माना जाएगा। लेकिन कोई बंदा 2019 को किसी का ड्यू हो रहा है 30 साल 20 साल, तो फिर वो प्रमोशन नहीं माना जाएगा। ये रेलवे बोर्ड ने कहा। तो इसकी कट आउट डेट रखिए 16/2/18। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो उसके पर्पज में आपको बता दूं, स्टेशन मास्टर में किसी का भी एमएससीपी अगर 16/2/18 के बाद ड्यू हो रहा है, तो वहां आपको एमएससीपी में 2800 से 4200 को काउंट नहीं करना है। अब ये प्रमोशन फिक्सेशन का एक सर्कुलर जो है अभी लास्ट में, पहले मैं नर्सिंग का बता देता हूँ, उसके बाद मैं ये बताऊंगा आपको फिक्सेशन वाला। ये वेस्टर्न रेलवे ने एक लेटर निकाला है, उसमें भी ये 2021 में निकाला हुआ है, उसमें भी यही कहा गया है कि बेंचमार्क फॉर प्रमोशन परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर प्रमोशन एंड फाइनेंशियल अपडेशन अंडर एमएससीपी हैज बीन एनहांस्ड फ्रॉम गुड टू वेरी गुड, वाइड लेटर नंबर ये, as only the benchmark of MSc has been upgraded from good to very good and all other terms and conditions remain same. Hence, earlier clarification issued by headquarter, White PS number 91 of 2009 regarding averaging the APR still stand good. यानी कि वेस्टर्न रेलवे ने, हालांकि बोर्ड की भी जो मैंने क्लेरिफिकेशन आपको स्टार्टिंग बता दिया कि आप जो एमएससीबी 3 साल का हम एपीआर को काउंट करते हैं, तो उसमें बेंचमार्क वेरी गुड है, तो वेरी गुड का 4 नंबर होता है, तो आपको 3 साल का क्या करना है, तो 3 साल का एवरेजिंग करके टोटल आपको 12 नंबर लाने हैं। तो अगर किसी में अगर गुड आ रहा है और किसी में आपका आउटस्टैंडिंग आ रहा है और एक वेरी गुड है, तो भी आपके 12 हो जाते हैं। तो इस तरह भी वो बंदा एलिजिबल हो जाएगा इसके इस पॉलिसी के हिसाब से, और रेलवे बोर्ड की जो पॉलिसी मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताई थी उसके हिसाब से। ये क्लेरिफिकेशन मैं आपको बाद में बताऊंगा। नर्सिंग का मैं बता देता हूँ आपको। इसमें भी नर्सिंग का मना किया है, लेकिन नर्सिंग की जो लेटेस्ट पॉलिसी आई है वो मैं आपको बता देता हूँ आपको। 9/11/22 में, 9/11/22 से पहले जो पॉलिसी आई थी, इसके अंदर भी रेलवे बोर्ड ने ये मना ही किया हुआ है
ये आपका है, एक साथ 22 को भी रेलवे बोर्ड ने ये बोला है कि नर्सिंग स्टाफ को 5400 ही देना है। लेकिन अब रेलवे बोर्ड ने 9/11/22 को लेटर निकाला। इसमें कहा गया द मैटर रेफर्ड बाय वेस्टर्न रेलवे above mentioned letter has been examined in board office. It has been observed that the clarification issued by C Railway via board's letter number 22 is corollary of the board's letter dated 18 and is uniformly applicable to all nursing staff on Indian Railway. Hence, it is reiterated that the nursing staff who had earned two financial application एसीपी, यहाँ तक तो हमने पहले भी रूल पढ़ा था 2018 में जो निकला था। अब यहाँ ये चीज ऐड की है फॉर टू प्रमोशन बिफोर 1/9/2008। ये जो कंडीशन थी मैं आपको अंडरलाइन करता हूँ। पहले सिर्फ ये था जो हमने 2018 का लेटर पढ़ा था कि नर्सिंग स्टाफ हु हैड अर्न टू फाइनेंशियल एसीपी वर्ड था इसमें। हालांकि ये भी फाइनेंशियल अपडेशन वाला एसीपी है। हु अर्न टू एसी फाइनेंशियल अपडेशन अंडर एसीपी, यानी दो एसीपी वाला कंडीशन था। इसमें ये चीज ऐड किया अभी 9/11/2022 को और टू प्रमोशन। अब किसी भी स्टाफ नर्स की जो कैटेगरी ने अगर 1/9/2008 से पहले दो प्रमोशन भी लिए हैं तो उनको थर्ड एसीपी जो है, एमएसीपी जो है, वो 30 साल के बाद अपॉइंटमेंट से 6600 में देना। ये क्या है, कैन बी अलाउड बेनिफिट ऑफ फाइनेंशियल अपडेशन अंडर एमएसीपी इन टर्म्स ऑफ पैरा ए और बोर्ड्स लेटर डेटेड। ये कहा गया पैरा ए में मैंने आपको बताया था 2018 का वही लेटर था। ये वाला आ गया 2018 का पैरा है, इसमें लिखा हुआ है कि 6600 आपको देना है ये वाला। तो इसके हिसाब से therefore the third financial obligation is agreed this if granted to this category of official may be revised to 66। ये इन्होंने कहा है, पैरा ए बोला है 2018 का लेटर जो है। तो ये अब लागू हो जाएगा आपके इसके ऊपर। ये वही हमने है, तो ये 9/11 को निकाल दिया। तो रेलवे बोर्ड ने जो 2018 में निकाला उसके हिसाब से पैरा ए के हिसाब से निकालना है। And those who have earned one financial obligation under ABCP and one promotion before 1/9/2008 can be allowed benefit of financial obligation under ABCP in terms of पैरा बी। पैरा बी में ये बोला था, पैरा बी और पैरा सी में ये बोला था कि जो बाकी जो लोग हैं जिनको एक एसीपी मिला हो 1/9/2008 से पहले, या फिर एक भी नहीं मिला हो, जो भी थे अभी करंट में जो भी है, उन सबको तो वापस सारे एमएससीबी जो होंगे अप टू लेवल 10 यानी 54 ग्रेड पे तक ही मिलेंगे। और लेकिन सिर्फ एक्सेप्शनल उन लोगों को बेनिफिट दिया गया है जो नर्सिंग स्टाफ जो हैं वो 1/9/2008 से पहले जिनको या तो दो एसीपी मिले हों या दो प्रमोशन मिले हों, उन सभी को जो थर्ड एमएससीपी है वो 6600 ग्रेड पे में देना है। इसका ये मतलब मेरे हिसाब से निकलता है। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद 9/11 के बाद इसको दोबारा यहाँ कंफर्म किया है, चेन्नई को लिखा है रेलवे बोर्ड ने 20/4/23। ग्रांट ऑफ थर्ड फाइनेंशियल अपडेशन अंडर एमएससीपी इन ग्रेड पे 6600 टू नर्सिंग पर्सनल। इसमें भी ये कहा गया विद रेफरेंस टू इट इज स्टेटेड दैट इश्यू ऑफ ग्रांट ऑफ थर्ड फाइनेंशियल अपडेशन अंडर एमएससीपी इन ग्रेड पे 66 टू नर्सिंग स्टाफ हु वर ग्रांटेड सेकंड प्रमोशन in pay scale 6500 10500 PB3 with GP54 prior to and after 19 has been reconsidered in consultation with the DOPT. It is advised that nursing staff who had, यहाँ से ही आएगा मामला, who had earned two financial upgradation under ACP or two promotion before 19। तो यहाँ अभी जो नए क्लेरिफिकेशन आ गया उसमें टू प्रमोशन डाली। पहले दो एसीपी वाले केसेस काफी कम होते थे, तो अभी इन्होंने कहा है कि दो प्रमोशन अगर मिले हो 1/9/2008 से कैन बी अलाउड बेनिफिट ऑफ पे फिक्सेशन फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर एमएसपी इन टर्म्स ऑफ पैरा ए ऑफ बोर्ड्स लेटर 2018 का जो पैरा आया था उसके जिसके हिसाब से कहा गया है कि 6600 दिया जा सकता है। तो ये रेलवे बोर्ड ने नर्सिंग स्टाफ के लिए कहा है गया कि जो नर्सिंग स्टाफ जो है जिन्होंने 1/9/2008 से पहले अगर दो एसीपी या दो प्रमोशन मिले हैं उनको, तो उनको फिर जो है 6600 ग्रेड पे दिया जा सकता है। ये नर्सिंग स्टाफ की कनेक्शन में क्लियरेशन है। अब आखिरी एक दो फिक्सेशन की बातें वो मैं आखिरी वीडियो में खत्म करूंगा इसको। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको एमएससीबी के बारे में काफी बातें क्लियर होगी। उम्मीद करता हूँ मैंने एमएससीबी पे जो वीडियोस बनाए वो आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे।
कैसे लगे एमएससीपी के ऊपर मेरा जो लेक्चर वीडियोस कैसे लगे, प्लीज कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें, और अगर अच्छे लगे वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सब्सक्रिप्शन से एक मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है। तो आपको अगर सही में अच्छा लगा है प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।